हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पर लेके आया हूँ ट्रांसफार्मर चैप्टर से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चाहे आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करें या आप आईटीआई के स्टूडेंट हैं या आप ट्रांसफार्मर टॉपिक से क्वेश्चन ढूंढ रहे थे, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट वीडियो आज की होने वाली है। बिल्कुल दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को डिटेल्स में बताने का प्रयास किया जाएगा, तो आप वीडियो को अंत तक देख देखिएगा। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, 4 नंबर वीडियो होने वाली है, अर्थात 3 वीडियो मैंने पहले ही कंप्लीट कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। कह रहा है क्वेश्चन कि किस कारणवश वितरण ट्रांसफार्मर को कम लौ क्षति के लिए अभिकल्पित अर्थात डिजाइन करते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया लौ क्षति से ट्रांसफार्मर तेल गर्म हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया गया लौ क्षति से इंसुलेशन नष्ट हो सकता है। बी ऑप्शन दिया गया लौ क्षति के समय एकरूपता पैदा होती है। और डी ऑप्शन दिया गया ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडलन 24 घंटे उत्तेजित रहती है। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा नियम जान लीजिए। मात्र आपको 5 सेकेंड का मौका दिया जाएगा। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, अर्थात ये जो हमारी क्लास शुरू हुई है रात 9 बजे शुरू हुई है, क्योंकि दोस्तों मैं डेली आपके लिए रात 9 बजे यहाँ पर लाइव क्लास कराता हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं। तो यदि आप लाइव देख रहे हैं तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड के अंदर देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका समय शुरू होता है। अब सभी लोग इसका आंसर दीजिए मात्र 5 सेकंड के अंदर। चलिए सभी लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, जो आपका ट्रांसफार्मर होता है, अब हम यहाँ पर बात करें ट्रांसफार्मर की हानि की, तो इसमें आपकी 2 प्रकार की हानि होती है। पहले आपका हो जाता है लौह हानि और दूसरा आपका हो जाता है ताम्र हानि। अब दोस्तों यहाँ पर लौह हानि में आपकी 2 प्रकार की हो जाती है। पहला आपका हो जाता है इडे करंट लॉस और दूसरा आपका हो जाता है हिस्टैरिसीस हानि। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा है कि किस कारणवश वितरण ट्रांसफार्मर को कम लौ क्षति के लिए अभिकल्पित करते हैं। तो जो आपका ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, ये लौ हानि में आपका जो यहाँ पर वितरण करता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि क्रूड के द्वारा, पहले लौ हानि को हम बारे में जान लेते हैं। तो क्रूड के द्वारा होने वाली हानि को हम लौ हानि कहते हैं। और ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडलन को 24 घंटे उत्तेजित रहने पर आपकी लौ हानि क्या होती है, कम होगी। तो यहाँ पर हमसे वही पूछ रहा है। और यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर जो सही हो जाता है, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हमारा दिया गया है डी, यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडलन 24 घंटे क्या रहती है, उत्तेजित रहती है। तो ये दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम डी बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 77 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक ट्रांसफार्मर पूर्ण लोड पर पूर्ण दक्षता से कार्यरत है। इसकी ताम्र क्षति 1600 वाट है और अर्ध लोड पर इसकी ताम्र क्षति होगी 200 वाट या 400 वाट या 800 वाट या 1600 वाट। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका यहाँ पर जो दिया गया है पूर्ण लोड दक्षता से कार्यरत है, तो इसकी ताम्र क्षति यदि 1600 वाट है तो अर्ध लोड की इसकी ताम्र क्षति होगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपका जो सूत्र होता है WC बराबर होता है IP के स्क्वायर RP प्लस IS का स्क्वायर RS होता है, जिसमें आपका WS होता है ताम्र हानि और IP होता है प्राथमिक विद्युत धारा और RP होता है प्राथमिक कुंडल प्रतिरोध और IS होता है आपका द्वितीय कुंडली धारा और RS होता है आपका द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध। इस सूत्र से आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको सूत्र बता दिया, अब इसको आप लगा सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, जो आपका ट्रांसफार्मर होता है, इसकी पूर्ण लोड पर पूर्ण दक्षता यानी न्यूनतम हानि मानी जाती है। और जब ताम्र हानि लौ हानि के बराबर होता है, अर्थात लौ हानि बराबर ताम्र हानि होता है, तो अधिकतम दक्षता के लिए इसकी ताम्र हानि स्थिर लौ हानि के तुल्य होती है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जब आप इसको लगाएंगे दोस्तों, तो इसका जो सही आपका आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी आएगा, अर्थात क्या आ जाएगा, 400 वाट आएगा। इसको लगा के देख लीजिएगा, नहीं आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 78 पे। कह रहा है क्वेश्चन की किस परिणाम को बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, आवृत्ति या वोल्टता या शक्ति या ऊष्मा। अर्थात किस परिणाम को बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, आवृत्ति के लिए या वोल्टता के लिए या शक्ति के लिए या ऊष्मा के लिए।
तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है ये आपका वोल्टता को बदलने के लिए किया जाता है। अर्थात यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी बहुत की इजी क्वेश्चन था, ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग केवल वीडियो को देख रहे हैं, इसका आंसर नहीं दे रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइव देख रहे हैं तो आप आंसर देने का प्रयास करें। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर, पहला ऑप्शन दिया गया आउटपुट वोल्टता नहीं बढ़ा सकता, बी ऑप्शन दिया गया आउटपुट धारा नहीं बढ़ा सकता, सी ऑप्शन दिया गया आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता है, और डी ऑप्शन दिया गया उपयुक्त में से कुछ नहीं बढ़ा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही लग रहा है? सभी लोग बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों जो आपका एम्पलीफायर होता है और इसका यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है, तो एम्पलीफायर की जो तुलना में होता है ये आपका आउटपुट वोल्टता भी नहीं बढ़ा सकता है, और ना ही आउटपुट धारा भी बढ़ा सकता है, और ना ही आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता। तो यहाँ पर जो आपका सभी दिया गया इसमें से कोई भी ये कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 80 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर में तेल उपयोग करने का उद्देश्य स्नेहक के लिए, इंसुलेशन एवं शीतलन के लिए, या स्नेहक एवं शीतलन के लिए, या शीतलन के लिए? सभी लोग बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ट्रांसफार्मर तेल से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में होने वाले क्षति के कारण उत्पन्न ऊष्मा को कम करने के लिए इसे प्रयोग में लाया जाता है। और इसका प्रयोग और भी बात किया, इसमें कई चीज़ इसमें प्रयोग में लाई जा सकती है कि कई भी तरह के होती हैं, जैसे कि इसका प्रयोग इंसुलेशन और शीतलन के लिए भी प्रयोग होता है। और यदि बात करें हम अच्छे ट्रांसफार्मर की गुण की, तो उसमें अचालकता और उच्च विशिष्ट ऊष्मा एवं उच्च ज्वलन बिंदु होना चाहिए, और निम्न श्यानता एवं कम नमी सोखने वाला भी होना चाहिए। ये आपके एक अच्छे ट्रांसफार्मर के गुण भी है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही हो रहा है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है, अर्थात इंसुलेशन एवं शीतलन के, अर्थात ट्रांसफार्मर में तेल का जो उपयोग होता है ये आपका इंसुलेशन एवं शीतलन के उपयोग में होता है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कुंडलन जल जाए अर्थात ओपन सर्किट हो जाए तो वो प्रदान करेगा पूर्ण शक्ति, या शून्य शक्ति, या 86.6%, या 58%? चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है, अर्थात 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो देखिए ये आपका 3 फेज वाले ट्रांसफार्मर के लिए 250 वोल्ट से अधिक के लिए प्रयोग होते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसमें सेल प्रकार के क्रोड उच्च वोल्टता की वाइंडिंग और निम्न वोल्टेज की वाइंडिंग पर लपेटी जाती है। बट दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कुंडलन तक जल जाए अर्थात ओपन सर्किट हो जाए तो वो क्या प्रदान करेगा, तो उस समय जो उसकी पावर हो जाती है आपका 58% हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 पे। कह रहा है क्वेश्चन की लघु वितरण ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रयोग नहीं की जाती है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में नेगेटिव आपसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया गया अधिक धारा सुरक्षा, बी ऑप्शन दिया गया बुकोज रिले, और सी ऑप्शन दिया गया प्रेशर रिलीज वाल्व, और ये ऑप्शन दिया गया डी ये सभी। चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में सुरक्षा के अनुसार इसमें से आपकी जो नहीं की जाती है, ये आपकी सभी इसमें कोई भी सुरक्षा के लिए प्रयोग नहीं की जाती है। जैसे कि पहला ऑप्शन दिया गया अधिक धारा सुरक्षा, बुकोज रिले, प्रेशर रिलीज वाल्व, इसमें से कोई भी नहीं की जाती है। तो यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। कह रहा है क्वेश्चन की नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग खाली स्थान हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इससे आपको हमको लगता है कि आसान आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो लोग डेली क्लास कर रहे हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया अर्थात पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आपका सिलिका जेल होता है किस समय आपका कलर चेंज हो जाता है और किस समय आपका सही रहता है, और कैसे आप उसको पहचान सकते हैं। तो इसका आंसर आप उम्मीद है सही ही देंगे। पहला ऑप्शन दिया गया लाल, भूरा, सफ़ेद, पीला, या नीला। चलिए सभी लोग बताइए।
कुछ लोग इसका बहुत ही करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बहुत ही सही। देखिए दोस्तों, जो आपका शुष्क सिलिका अर्थात शुष्क अवस्था में जो सिलिका जेल का जो रंग होता है वो आपका नीला होता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ये नमी सोखने के बाद, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर नमी सोखने के बाद जो आपका सिलिका जेल हो जाता है वो आपका बैगनी अर्थात वैलेट हो जाता है, और फिर बाद में आपका पिंक हो जाता है अर्थात गुलाबी हो जाता है। और गुलाबी जब हो जाता है तो उसमें हमको क्या सीखने की मिलती है, तो गुलाबी जब हो जाता है तो हमको ये पता चलता है कि गुलाबी रंग ये प्रदर्शित कर रहा है कि नमी सोखने की जो इसकी क्षमता है वो समाप्त हो चुकी है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपका नमी सूखने के बाद सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाता है दोस्तों, ये आपका यहाँ पर बैगनी नहीं दिया गया, तो हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, कि भूरा और सफ़ेद हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम बी ऑप्शन मारेंगे। यहाँ पर आपका नहीं दिया गया है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर यदि आपका दिया होता है बैगनी तो यहाँ पर हम बैगनी मारते हैं, लेकिन यहाँ पर भूरा और सफ़ेद दिया गया है, तो इसलिए हम यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। कह रहा है क्वेश्चन की शून्य लोड अवस्था में आदर्श ट्रांसफार्मर को प्रदान की गई प्राथमिक वोल्टता खाली स्थान के बाद द्वारा संतुलित होती है। पहला ऑप्शन दिया गया द्वितीयक वोल्टता, बी ऑप्शन दिया गया प्राथमिक कुंडल में प्रेरित विद्युत वाहक बल, और सी ऑप्शन दिया गया द्वितीय कुंडल में प्रेरित विद्युत वाहक बल, और डी ऑप्शन दिया गया प्राथमिक कुंडल में पैदा हुए वोल्टता हॉस, और यहाँ पर आपका डी ऑप्शन दिया गया प्राथमिक कुंडल में पैदा हुए वोल्टता हॉस। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, चलिए सभी लोग बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी लोग इसका आंसर दीजिए फटाफट। तो दोस्तों, जब ट्रांसफार्मर की आवृत्ति में बदलाव किया जाता है तो उस समय ये जो आपका ट्रांसफार्मर होता है, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, जो यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर हम 84 पे थे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि शून्य लोड अवस्था में आदर्श ट्रांसफार्मर की प्रदान की गई प्राथमिक वोल्टेज खाली स्थान के संतुलित होती है। तो दोस्तों, ये इसमें आपका जो सही दिया गया, आपका ऑप्शन नंबर बी सही दिया गया, अर्थात प्राथमिक कुंडल में प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, तो यहाँ पर के द्वारा संतुलित होता है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर में आवृत्ति में बदलाव के साथ, तो दोस्तों जब ट्रांसफार्मर की आवृत्ति में बदलाव किया जाता है तो उस समय ट्रांसफार्मर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात उस समय तांबे की जो छतियाँ होती है अपरिवर्तित ही रहती है। ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों, यहाँ पर जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर में निम्न में से कौन सी क्षति शून्य होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला ऑप्शन दिया गया लौह क्षति, बी ऑप्शन दिया तांबा क्षति और मशीनी क्षति, और यहाँ पर दिया गया इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है, चलिए सभी लोग बताइए। कुछ लोग इसका बिल्कुल गलत आंसर दे रहे हैं, इसमें आपका तांबा क्षति नहीं होगा, इसमें आपका सी होगा, अर्थात मशीनी क्षति इसमें शून्य होती है, इसमें कोई भी आपका मशीनी क्षति नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की एक स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में प्राथमिक द्वितीय कुंडलिन में कौन से प्रचालन एक समान रहता है, पावर वोल्टेज धारा या ये सभी। तो ये आपका बात कर रहा है किस ट्रांसफार्मर के बारे में, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में। तो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है, तो आप इसका सही आंसर दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए आपका यहाँ पर स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो भी कह रहा है कि प्राथमिक द्वितीय कुंडली में कौन से प्रचालन एक समान रहता है। तो दोस्तों पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में। तो स्टेप ऑफ जो ट्रांसफार्मर होता है ये आपका लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में बदलता है, और इसमें प्राथमिक फेरों की संख्या की तुलना में द्वितीयक फेरों की संख्या अधिक होती है, और इसका ट्रांसफॉर्मेशन जो अनुपात होता है आपका, अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन जो रेशियो होता है आपका 1 से अधिक होता है। और ये दोस्तों जब वोल्टेज का मान बढ़ाता है तो करंट का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए पावर, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 88 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से किस प्रकार की युक्ति है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी भी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया गया घूर्णन स्थैतिक या विद्युत स्थैतिक या चुंबकीय। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए।
तो यहाँ पर दोस्तों सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात स्थैतिक युक्ति है ट्रांसफार्मर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किस पर निर्भर करता है? टर्नों की संख्या पर या फ्लक्स पर या सप्लाई आवृत्ति पर या उपयुक्त तीनों पर? ये किस पे निर्भर करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग दे रहे हैं, कुछ लोग इसका गलत भी दे रहे हैं। यहाँ पर टर्नों की संख्या पर भी करता है, फ्लक्स पर भी करता है और आवृत्ति पर भी करता है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिक होती है क्योंकि रीजन पूछ रहा है यहाँ पर इसकी ताम्र क्षतियाँ कम होती है। बी ऑप्शन दिया गया इसमें घर्षण और विंडो क्षतियाँ नहीं होती। सी ऑप्शन दिया गया इनमें लौह क्षतियाँ कम होती है और डी ऑप्शन दिया गया इनमें ताम्र और लौह क्षतियाँ कम होती है। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? चलिए सभी लोग बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उसमें आपकी एक छतिया भी होती है, जिसमें आपकी छतिया दो तरह की होती है। आपका लोहे हानि होता है, एक आपका ताम्र हानि होता है। अर्थात एक आपका आयरन लॉस होता है और दूसरा आपका कॉपर लॉस होता है। ठीक है, और इसी में से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। तो हम यहाँ पर मारेंगे जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, जो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट दिया गया है कि इनमें घर्षण और विंडो क्षतियाँ नहीं होती है। ठीक है, यही आपका रीजन है। ऑप्शन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल का कार्य निम्नलिखित प्रदान करना है। तापरोधन की शीतलन या प्रकाश से बचाव या शॉर्ट सर्किट से बचाव या लुब्रिकेशन से बचाव। चलिए सभी लोग बताइए। मैं दोस्तों इसी वीडियो में आपको ये क्वेश्चन बता चुका हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल गया है लेकिन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल का जो कार्य होता है ये आपका तापरोधक और शीतलन का होता है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि दो ट्रांसफार्मर समांतर में चल रहे हैं। ये दोनों ट्रांसफार्मर निम्नलिखित के आधार पर लोड का सरभाजन करेंगे। दक्षता या रेटिंग या प्रति इकाई प्रतिबाधा या लीकेज प्रतिघात। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? चलिए सभी लोग बताइए। तो दोस्तों जब दो ट्रांसफार्मर समांतर में चल रहे हैं तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ये दोनों ट्रांसफार्मर के आधार पर लोड का जो सभाजन होगा ये कैसा होगा? तो उस समय प्रति इकाई प्रतिबाधा होगा, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 93 बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री निम्नलिखित में से कौन है? पहला ऑप्शन दिया गया तप्त वेलित कण विन्यस्त इस्पात और बी ऑप्शन दिया गया अतप्त वर्तित कण विन्यस्त इस्पात और यहाँ पर दिया गया ढलवा इस्पात और इसमें दिया गया इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो देखिए दोस्तों इसमें से आपका कोई भी इसमें जो सामग्री है जो ट्रांसफार्मर में प्रयोग नहीं की जाती है, तो यहाँ पर आपका ढलवा लोहा भी नहीं किया जाता तब तो और यहाँ पर कोई भी नहीं किया जाता। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। कह रहा है क्वेश्चन की धारा ट्रांसफार्मर जो आपका सीटी ट्रांसफार्मर होता है कि प्राइमरी में फेरों की संख्या आमतौर पर होती है। तो ये आपका पूछ रहा है कौन सा ट्रांसफार्मर के बारे में? तो ये आपका करंट ट्रांसफार्मर के बारे में पूछ रहा है। तो 1 से 5 होती है या 10 से 50 होती है या 100 से 500 या 1000 से 5000? चलिए सभी लोग बताइए। चलिए सभी लोग इसका आंसर देते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों पहले तो यहाँ पर जान लीजिए जो आपका सीटी ट्रांसफार्मर होता है क्या होता है, इसको हम कैसे कहते हैं, अर्थात जो आपका धारा ट्रांसफार्मर होता है इसको क्या परिभाषित करते हैं। तो देखिए इसका यदि हम प्रयोग की बात करें पहले तो इसका प्रयोग आपका अमीटर के साथ अत्यधिक धारा को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, धारा ट्रांसफार्मर का। और यहाँ पर जो आपसे पूछ रहा है कि धारा ट्रांसफार्मर में प्राइमरी की फेरों की संख्या आमतौर पर होती है, तो आपको मैं बता दूं सिटी ट्रांसफार्मर में आमतौर पर जो फेरों की संख्या होती है 1 से 5 ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है जो ऑप्शन नंबर दिया गया ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सिटी ट्रांसफार्मर ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें आपकी वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया जाता है सिटी ट्रांसफार्मर को। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच प्रतिरोध होता है 0 या 1 किलो ओम या 100 किलो या इन्फिनेटिव। चलिए सभी लोग बताइए। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच जो प्रतिरोध होता है वो आपका इन्फिनेटिव रहता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक धारक ट्रांसफार्मर का भार खाली स्थान में अभिव्यक्त किया जाता है, जो कि मैं आपको अभी बता चुका हूं दोस्तों। किलोवाट या वोल्ट्स या एम्पियर या वोल्ट एम्पियर, मैंने आपको अभी बताया। जो सिटी ट्रांसफार्मर था उसमें आपसे यही मैं क्वेश्चन में आपको बताया था कि उसमें आपको किस में व्यक्त किया जाता है। चलिए सभी लोग बताइए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सिटी ट्रांसफार्मर में VA में व्यक्त किया जाता है, अर्थात वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया जाता है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि उच्चतम रेटिंग का ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोगों में लाया जाता है? संचारण में या जनरेटर में या वितरण में या सब स्टेशन में? जो आपका उच्चतम रेटिंग का जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें किस में से अनुप्रयोगों में लाया जाता है इन ऑप्शनों में से? सभी लोग बताइए। तो इसमें दोस्तों आपको जनरेटर में लाया जाता है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर के समांतर ऑपरेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला आपका कथन दिया गया ट्रांसफार्मर को एक ही आवृत्ति पर चलाया जाना चाहिए। बी ऑप्शन दिया गया ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेटिंग एक जैसी होनी चाहिए। तो इन ऑप्शनों में से कौन सा आपको सही लग रहा है? पहला और दूसरा दोनों, या केवल दूसरा, या केवल पहला और दूसरा? चलिए सभी लोग बताइए कौन सा इसमें आपको सही लग रहा है। तो इसमें जो आपका सही है दोस्तों, ये आपका दोनों, आपका जो दिया गया स्टेटमेंट ये दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस कारण से बड़े ट्रांसफार्मर में तेल का उपयोग निरपवाद रूप से किया जाता है? संचारण हेतु ईंधन उपलब्ध करने के लिए, या कोर का लिब्रिकेट करने के लिए, या कॉयल को लिब्रिकेट करने के लिए, या कोर को इंसुलेट करने के लिए? कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो दोस्तों जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें जो तेल का उपयोग किया जाता है वो आपका कैसे किया जाता है? तो आपका कोर को इंसुलेट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 99 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। कह रहा है क्वेश्चन की पूर्ण भार अर्थात लोड पर शक्ति ट्रांसफार्मर की दक्षता खाली स्थान होती है। अधिकतम दक्षता की 20%, या साधारण दक्षता की आधी, या न्यूनतम, या अधिकतम? चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है इन क्वेश्चन में। तो दोस्तों जो आप पूर्ण लोड अर्थात लोड पर जो शक्ति ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो आपकी अधिकतम होती है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया 25 क्वेश्चन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको इन क्वेश्चनों में से किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।